हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। जैसे कि अभी जेएनके के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जेके एसएसबी के काफ़ी एग्जाम्स के इंग्लिश के सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है टेंस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस और उसके रूल्स के बारे में। मैं हर एक रूल को इजीली याद रखने के तरीके आपको बताती जाऊंगी एंड आई एश्योर यू कि वीडियो के एंड तक टेंसेस का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और ये टेंसेस के रूल्स आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जैसे नरेशन, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस करेक्शन में भी काम आएंगे। इन सभी को शुरू करने से पहले टेंसेस का आना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस है क्या। टेंस वर्ड लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। ऐसा वर्ब जो अपनी फॉर्म चेंज करके आपको किसी भी एक्शन या इवेंट के होने का समय बता दे, वो टेंस कहलाता है। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऐसा टेंस जो हमें ये बताए कि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि ट्रुथ है, वाइड स्प्रेड ट्रुथ है, तो वो होगा प्रेजेंट टेंस। और ऐसा टेंस जो ये एक्सप्रेस करे कि काम जो था वो इस पहले शुरू हुआ था और पहले ही खत्म हो चुका है, वो पास्ट में हुआ था, वो होता है पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस वो बताता है जो काम भविष्य में होगा। तो इस तरह से ये टेंसेस जो हैं वो अभी का समय या पहले के समय में जो काम हो चुका है या फिर जो काम अभी होगा उसके बारे में हमें बताते हैं। हमें सेंटेंस को देख के ही पता चल जाता है कि ये किस समय में काम हुआ होगा। ये चीज हमें टेंसेस के थ्रू पता चलती है। जो आगे 12 फॉर्म्स जो है टेंस की हैं, प्रेजेंट की अगर 4 फॉर्म्स कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट की 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर की 4 टाइप्स हैं। इन 12 टाइप्स को याद रखने के या इनको पहचानने के रूल्स जो हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ये इस सेंटेंस में उस समय की बात होती है या फिर उस काम की बात होती है जो कि रेगुलरली होता है, या फिर ऐसा काम जिसके शुरुआत होने की या फिर जिसके खत्म होने का जो टाइम है वो इनडेफिनिट है। जैसे कि आपको उस सेंटेंस को पढ़ के पता नहीं चलेगा कि ये काम कब स्टार्ट हुआ और ये खत्म हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि राम खाना खाता है, तो ये काम जो है ये कब स्टार्ट हुआ या फिर उसने खाना खाना खत्म किया या नहीं, ये जो है ये आपके सेंटेंस में क्लियर नहीं है, वो अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। दैट्स वाई इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। और इसमें ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें कि कोई भी काम जो है वो रेगुलरली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं लाइक कि राम योगा करता है या राम हर सुबह योगा करता है, तो वो जो चीज है वो रेगुलरली होती है। तो ये जो टेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अगर आपने हिंदी में इन टेंसेस को पहचानना है तो जो इसका मेन वर्ब रहेगा, जो काम है, उसके साथ ता है, ती है या ते है लगा होगा। आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, देन उसके वर्ब में अगर ता है, ती है, ते है लगा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जैसे बोला राम खाना खाता है, तो खाता के एंड में खा के बाद जो ता लगा है और है लगा है वो हमें बताता है ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर पक्षी उड़ते हैं, वो जो उड़ने के साथ ते लगा है और है लगा है वो बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है इंग्लिश में तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, देन वर्ब, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है या फिर थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है, यानी कि ही, शी, इट, तो आपके वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड हो जाता है और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लियरली आपको डिस्क्राइब करती हूँ, देन हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे और इसको चेंज कैसे करना है, इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब टाइप्स को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। तो जैसे कि मैंने सिंगुलर नाउन्स की बात की, तो अगर सब्जेक्ट जब हो आपका सिंगुलर नाउन या फिर ही, शी, इट हो, तो आपका जो वर्ब है, मैंने आपसे पहले भी कहा, उसके साथ एस या ईएस लग जाता है। तो आप सेंटेंस बनाएंगे कैसे, आपको सिंपल से एग्जांपल अगर मैं दूं कि कौवा उड़ता है, तो
तो आप लिख लेंगे क्रो फ्लाइज। तो जो फ्लाई था उसके साथ आपने IES जो था वो जोड़ दिया, या फिर मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। आप राम ईट फूड नहीं लिख सकते हैं, ईट्स के साथ जो है वो एस ऐड हो गया है। और याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर नहीं यूज होता है। तो जो एस या ES लगेगा वर्ब के एंड में, वो इस तरह से लगेगा कि अगर कोई भी वर्ब जो है वो O से खत्म हो रहा है, S से, SH, CH या X से खत्म हो रहा है, तो उसके एंड में आप ES यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो का हो जाएगा ES लग के गोज, आप उसका GOS नहीं कर सकते, GOES लग जाता है। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में जो है वो Y है और Y से पहले वॉवल है, तो उसके एंड में आप S लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से का सेज हो जाता है, उसके एंड में आप ES नहीं लगा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो Y को हटा के आप I कर देते हैं और आगे ES रख जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई को आप फ्लाइज कर देंगे, या ट्राई को ट्राइस, Y हटके IES आ जाता है। तो इस तरह से जो वर्ब है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है जब आपका सिंगुलर नाउन होता है या फिर ही शी इट होता है। और फिर अगर आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, मैं आपको एक एग्जांपल लूंगी और उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करके दूंगी। तो जैसे अगर आपका सेंटेंस है राम खाना खाता है, तो उसको आप हिंदी में इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आएगा राम ईट्स फूड। सबसे पहले राम आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है और उसके साथ एस या ES लगाया, और फूड आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसी को आपने नेगेटिव में चेंज करना है तो इसमें डज नॉट लग जाता है, वो जो आपका ES है वो डू के साथ आके लग जाता है, और अब आपने वर्ब के साथ S या ES नहीं लगाना है। तो याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में डज यूज हो चुका है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, वर्ब के साथ आप S या ES नहीं लगाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अगर आपका सेंटेंस था राम ईट्स फूड, तो इसको आप चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो वो हो जाएगा राम डज नॉट ईट फूड। अब डज नॉट आने की वजह से जो ईट का S था वो हटके डू के साथ ES लग चुका है। और अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो यही डज जो है वो पहले आ जाएगा। तो राम ईट फूड, अब भी आप ईट के साथ S नहीं लगा सकते क्योंकि वो S जो है वो डज के साथ ES लग चुका है। डज राम ईट फूड। और अगर आपने इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो होगा डज राम नॉट ईट फूड, या फिर डजंट राम ईट फूड। अब मैं इसका हिंदी का ट्रांसलेशन बताती हूँ। जो पहला सेंटेंस था वो था राम खाना खाता है, उसका हमने चेंज किया राम ईट्स फूड। और इसका नेगेटिव होगा राम खाना नहीं खाता है, उसकी ट्रांसलेशन होगी राम डज नॉट ईट फूड। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट फूड। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा क्या राम खाना नहीं खाता है, डज राम नॉट ईट फूड या डजंट राम ईट फूड। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं वो सिंगुलर नाउन और ही शी इट अगर आपका सब्जेक्ट है तो बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और आपका जो प्रोनाउन है वो ही शी इट के अलावा कोई और है, फॉर एग्जाम्पल आई, यू, दे, और या फिर आप प्लूरल नाउन नहीं बट दो नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर यूज हुए हैं, 2 या 3, जैसे मैं राम और शाम लिख दूं तो वो भी प्लूरल नाउन में आएगा। तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो आपके वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता है, ना ही उस सेंटेंस में कोई इज एम आर आएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज नहीं होता है। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, राम एंड श्याम जो है, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 है, मतलब 2 लोगों के नाम है तो वो प्लूरल हो जाता है।
तो इसको जब आप इंग्लिश में चेंज करेंगे तो वो होगा राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। यहां पे याद रखिएगा प्लेज नहीं आएगा, क्योंकि अब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हो चुके हैं। राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। और इसी को अगर आपने नेगेटिव में चेंज करना है तो वो होगा राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब डज नॉट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके वर्ब के साथ SEIES नहीं लगना था, सब्जेक्ट जो था वो आपका प्लूरल हो चुका था। राम एंड श्याम डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी का इंटेरोगेटिव होगा, क्या राम एंड श्याम क्रिकेट खेलते हैं? डू राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, डू राम एंड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट और डोंट राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। आप या तो अगर आपको इसको कॉन्ट्रैक्शन में यूज नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में यूज नहीं करना है, तो डू और नॉट जो है फिर वो अलग यूज होता है। डू के बाद सब्जेक्ट एंड देन नॉट यूज होता है। लेकिन अगर आप डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं डोंट में, देन वो एक साथ पहले आ जाता है, डोंट राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। अगर आप इसको अलग अलग यूज करते हैं तो डू राम एंड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट कर देती हूं। जब भी आपका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन होगा या आई यू दे इस तरह से कुछ भी होगा, तो आपके सब्जेक्ट की फॉर्मेशन जो रहेगी वो सेंटेंस की फॉर्मेशन जो रहेगी उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर रहेगा तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S या ES ऐड होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसके कुछ सेंटेंसेस जो है वो इंटरनेट से निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो भेज सकते हैं। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक रहेगी तो वो हम आपको उसी टाइम बता देंगे। अब नेक्स्ट टेंस पे जो हम आते हैं, हम इनडेफिनिट को ही कंटिन्यू करते हैं। हम इसके बाद प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, देन फ्यूचर पे जाएंगे, देन हम नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पास्ट इनडेफिनिट की बात करते हैं तो इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ऐसे होगी जो काम जैसे आपने कोई चीज की है, या जैसे राम ने गाना गाया, वो चीज पास्ट में हुई है, तो इसके एंड में या ये या ये ज्यादातर लगा होता है। और इस सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होगा इसमें आपको सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगता है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगेन रिमेंबर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज एंड वर का यूज नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है जहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और कोई वॉज वर या हैड कुछ यूज नहीं हुआ है, देन इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करना कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिछली एग्जांपल्स को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बोला राम क्रिकेट खेलता है, उसका पास्ट में करते हैं राम ने क्रिकेट खेला। तो इसको आप कैसे करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट, राम प्लेड क्रिकेट। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, राम प्लेड क्रिकेट। कोई भी वॉज वर या हैड का यूज इसमें नहीं होगा। तो अगर आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, जैसे कि राम ने क्रिकेट खेला, तो उसका जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो होगा राम प्लेड क्रिकेट। और अगर आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो वो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू करते थे, डू की सेकंड फॉर्म डिड यहां पे यूज हो जाएगी। राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। जब भी आपने डिड नॉट यूज कर दिया, आपका जो नेक्स्ट वर्ब यूज होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म नहीं, क्योंकि उस सेंटेंस में हम जो सेकंड फॉर्म है वो यूज कर चुके हैं। डू की सेकंड फॉर्म डिड हम लगा चुके हैं। तो आपका सेंटेंस होगा राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आपको कभी भी ये चीज आपको एरर डिटेक्शन में दी जा सकती है, राम डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। जब डिड लग गया तो प्ले की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। इसी का जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, वही डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाएगा। हिंदी में इसका होगा क्या राम ने क्रिकेट खेला, तो इसमें जो डिड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड राम प्ले क्रिकेट।
अब फिर से डिड आ चुका है, आप प्लेड नहीं कर सकते, तो डिड राम प्ले क्रिकेट। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप कर सकते हैं डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट और डिडंट राम प्ले क्रिकेट। याद रखिएगा डिड लग चुका है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वो सेंटेंस होगा जैसे राम प्लेड क्रिकेट। इसमें अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बोलूं वे स्कूल गए, तो आप इसका ट्रांसलेट करेंगे दे वेंट टू स्कूल, तो गो का जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट यूज हो गई, आपका जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था दे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी सेंटेंस की मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म बताऊं तो दे डिडंट गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल, डिडंट दे गो टू स्कूल। इस तरह से इसका जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो एक तो वो सेंटेंस पढ़ के आप देखेंगे कि जो काम है वो आगे होगा यानी कि भविष्य में होगा, साथ ही साथ उसके क्रिया के साथ गा गे गी वर्ड्स का जो है एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, तो जाएंगे के एंड में जो गे वर्ड यूज हुआ है और ये फ्यूचर में हो रहा है वो आपको बता देगा कि ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। तो इसमें अगर आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो यूसेज होगा वो होगा विल शेल का। विल शेल का आपने यूज कैसे करना है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई या वी है, तो उस सेंटेंस में आप यूज करेंगे शेल, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है आई और वी के अलावा कुछ और है तो आप यूज करेंगे वी। मैं इस कंसेप्ट को कुछ एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेंटेंस है मैं कल दिल्ली जाऊंगी, तो उसका ट्रांसलेशन होगा आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो। इसी के अलावा अगर कोई सेंटेंस जो है वो वी से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे हम कल स्कूल जाएंगे तो वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, तो आई और वी के साथ आप शेल का यूज करेंगे, और इसके अलावा कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहां पे आप विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड और ग्राउंड। तो इसके अलावा आई और वी के अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट होता है तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, देन विल और शेल, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। मैं इसके स्ट्रक्चर को एग्जांपल देके समझाती हूं। जैसे कि आपका सेंटेंस है रवि छत पर पतंग उड़ाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। अब जो रवि था वो आई और वी के अलावा कोई और सब्जेक्ट था, रवि एक थर्ड पर्सन है तो हमने उसके साथ विल यूज किया। देन आपका फ्लाई जो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आगे आपका सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट। और मैं आपको एक सिंपल से सेंटेंस के थ्रू समझाती हूं कि राम खाना खाएगा, राम विल ईट फूड, या मैं खाना खाऊंगी आई शेल ईट फूड। इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इसमें विल नॉट या शेल नॉट का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल राम विल नॉट ईट फूड या आई शेल नॉट ईट फूड। इसी का इंटेरोगेटिव होगा विल राम ईट फूड, और दूसरा होगा शेल आई ईट फूड, और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा विल राम नॉट ईट फूड, और आई के साथ होगा शेल आई नॉट ईट फूड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो वर्ब टेंस जो है वो इंडिकेट करता है ऐसा समय, ऐसा काम जो कि इस समय हो रहा है, जो आगे तक कंटिन्यू रहेगा बट वो प्रेजेंट में अभी हो रहा है। और अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो हिंदी में जब भी कोई इसका सेंटेंस बनेगा उसमें क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के वर्ड्स का यूज होगा।
तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में इसमें सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा, इसमें इज एम आर का यूसेज होता है। इज जो है वो ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, आई के साथ एम यूज होगा, और अगर कोई भी प्लूरल प्रोनाउन है या फिर प्लूरल नाउन है या फिर यू है तो इनके साथ आर यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस बोलूं कि राम जो है वो बुक पढ़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम इज रीडिंग अ बुक। जहां पे राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, इसीलिए हमने इज यूज किया। देन रीड जो थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसकी आईएनजी फॉर्म रीडिंग हमने लगाई। राम इज रीडिंग अ बुक, बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस के साथ नॉट ऐड हो जाएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। और अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे जिसका हिंदी में होगा क्या राम बुक पढ़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज राम रीडिंग अ बुक, और इसी का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा इज राम नॉट रीडिंग अ बुक, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल आर के साथ भी दे देती हूँ। जैसे बोलूं यू आर लिविंग इन जम्मू, आप जम्मू में रह रहे हैं। इसी का नेगेटिव होगा आप जम्मू में नहीं रह रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग इन जम्मू। तो यू जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू के साथ, दे के साथ या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन है, यू विल यूज आर। और अगर आई है, जैसे आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू जम्मू, आई एम नॉट गोइंग टू जम्मू, एम आई गोइंग टू जम्मू या फिर एम आई नॉट गोइंग टू जम्मू। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो याद रखिएगा इसमें इज एम आर का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है। सिमिलरली इसी वे से है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, और इसमें से इवेंट्स की बात होती है जो कि पहले हो रहे थे, जो अब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जो कि पहले हो रहे थे, और इनके लास्ट में हमेशा रहा था, रही थी या रहे थे वर्ड्स का यूज होता है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके एंड में रहा था, रहे थे या रही थी लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी, तो इसके एंड में जो रही थी है वो ये बता देगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कुछ और एग्जाम्पल इस टेंस की दूं तो वो है द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही थी। सम बॉयज वर सिटिंग अंडर अ ट्री, कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। या फिर द पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, मोर जंगल में नाच रहा था। सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सोनू निगम गाना गा रहा था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो सब होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, देन वॉज और वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस की जो पहचान होगी वो होगी वॉज वर से और वर्ब के साथ लगे आईएनजी के साथ। जब भी किसी सेंटेंस में वॉज वर लगा हो और वर्ब के साथ आईएनजी हो तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मैंने वॉज वर की बात करी, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आई है या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ वॉज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट, इन सब के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आप वहां पे वर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले दी कि मोर जंगल में नाच रहा है, तो मोर जो था वो सिंगुलर था, द पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हमने वॉज का इस्तेमाल किया। या फिर सोनू निगम वाली एग्जाम्पल दी थी कि सोनू निगम गाना गा रहा है, तो सोनू निगम वॉज सिंगुलर, तो हमने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया था, सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर आई होगा तो उसके साथ भी वॉज का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। इसके अलावा अगर आपका जो और सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कुछ लड़के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उसके साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज वर सिटिंग अंडर अ ट्री। तो इसके साथ
आपको ये क्लियर हो गया कि जो वॉज है वो सिंगुलर चीजों के साथ, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन और आई के साथ यूज होगा, और वर जो है वो प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज होगा। तो इसको कुछ एग्जांपल्स देके मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में इसको समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, तो इसका हम, जैसे ठंडी हवा चल रही थी, तो इसका हमने ट्रांसलेट किया कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। इसी का अगर नेगेटिव होता ठंडी हवा नहीं चल रही थी, तो हम लिखते कोल्ड विंड वॉज नॉट ब्लोइंग। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव होता क्या ठंडी हवा चल रही थी, तो क्वेश्चन होता वॉज कोल्ड विंड ब्लोइंग। अब जो वॉज का इस्तेमाल है वो हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया है, आप दोबारा नहीं करेंगे। वॉज कोल्ड विंड ब्लोइंग, और अगर इसी का आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो वो होगा वॉज कोल्ड विंड नॉट ब्लोइंग। अब इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें वर्ब टेंस आपको बताता है, उस काम के बारे में बताता है जो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में जारी रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो काम है फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोलें वह बाजार जा रहा होगा, या वह कल इस वक्त बाजार जा रहा होगा, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इस टाइम पर कल बाजार जा रहा होगा। ये चीज फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस होगी, ये चीज अभी नहीं हो रही, ये चीज पहले नहीं हुई, ये चीज भविष्य में कॉन्टिन्यूअस हो रही होगी। इन सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसके एंड में रहा होगा, रहा होगी, इस तरह के वर्ड्स होंगे, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी दी, अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे वह उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसका आप ट्रांसलेट करेंगे दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस विल और शेल। विल और शेल का इस्तेमाल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। विल और शेल के साथ इसमें ऐड होगा बी, विल बी और शेल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऐड करेंगे आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि मैं स्कूल जा रही होंगी, तो इसका होगा आई शेल बी गोइंग टू स्कूल। तो शेल के साथ बी लगाया एंड देन गो जो आपका वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया। और इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। इसी का अगर मैं आपको नेगेटिव बनाऊं, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा लड़के स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। इसी की जगह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा क्या लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो आपका सेंटेंस होगा विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। अब वही विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, विल द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। और इसी का अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो वो होगा क्या लड़के स्कूल में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, विल द बॉयज नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल, और वोंट द बॉयज बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हूं, या है, ये ही, यही है, ये हैं, या फिर इन वर्ड्स का आ हूं, ये जो है ये एंड में, वर्ब के एंड में ये लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम अपनी गाड़ी बेच चुका है। ये ऐसे चीजों की बात करते हैं, ऐसे समय इवेंट्स की बात करते हैं जो हुई तो पास्ट में है बट वो रिसेंटली खत्म हुई है, या फिर कोई चीज जो पास्ट में हुई थी लेकिन उसका असर अभी भी है। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई काम जो हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन हुआ पास्ट में था, और उसके वर्ब का जब आप
जब आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके एंड में चुका है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। राम अपनी गाड़ी बेच चुका है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम हैज सोल्ड हिज कार, या फिर पुलिस चोर पकड़ चुकी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द पुलिस हैज कॉट द थीफ। तो इसके अगर मैं सेंटेंस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है इस हिसाब से उसके आगे हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने हैज और हैव की बात की, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, फॉर एग्जाम्पल ही शी इट, तो आपका सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होगा। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या फिर आई है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है, यू दे इस तरह से है, तो वहां पे हैव यूज होगा। इसके सेंटेंसेस अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको बोला पुलिस चोर पकड़ चुकी है, तो पुलिस को आप फिलहाल सिंगुलर में लेके चलेंगे, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था राम अपनी गाड़ी बेच चुका है, वो एक ही है, वो सिंगुलर नाउन है, तो राम हैज सोल्ड हिज कार। इसी की जगह अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, जैसे वे ये फिल्म देख चुके हैं, दे हैव वॉच्ड दिस मूवी, यहां मैंने हैज की जगह हैव का इस्तेमाल किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, आई हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो, तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का नहीं। अब इनके डिफरेंट सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला था द पुलिस हैज कॉट द थीफ, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा द पुलिस हैज नॉट कॉट द थीफ, और इसका इंटेरोगेटिव होगा हैज द पुलिस कॉट द थीफ, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा हैज द पुलिस नॉट कॉट द थीफ। और अगर प्लूरल सेंटेंस की बात करूं तो वे ये फिल्म देख चुके हैं, तो इसका है दे हैव वॉच्ड दिस मूवी। नेगेटिव, वे ये फिल्म नहीं देख चुके हैं, तो दे हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। अगर इसी का इंटेरोगेटिव होगा क्या वह ये फिल्म देख चुके हैं, हैव दे वॉच्ड दिस मूवी, क्या वह ये फिल्म नहीं देख चुके हैं, हैव दे नॉट वॉच्ड दिस मूवी। इस तरह से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब भी परफेक्ट टेंस आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैज, हैव, हैड इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, जब भी चुका है, चुके हैं, इस तरह का आपके सेंटेंस के एंड में हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करें यूज होगा, तो आप प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर ही शी इट है तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे वर्ब टेंस है जहाँ पे ऐसे इवेंट की बात होती है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एक पॉइंट से पहले वो काम जो था वो खत्म हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलें कि मैं 15 साल का होने से पहले ये चीज़ कर चुका था, कोई भी काम आप बोलें एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जो आप खत्म कर चुके थे। जैसे आप बोलें कि टीचर के आने से पहले बच्चे जा चुके थे, द स्टूडेंट हैड गॉन बिफोर द टीचर केम। तो एक पॉइंट है कि जब टीचर आए उससे पहले बच्चे जा चुके थे, जो काम था वो आपका कंप्लीट हो चुका था। तो वो टेंसेस जो होंगे, जब भी आपको ये सेंटेंस दिखेगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर हम पहचान की बात करें तो जब हिंदी में ये सेंटेंसेस रहते हैं उनके लास्ट में चुका था, चुके थे,
इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो क्रिया के बाद यूज होते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, he had come before you wrote the letter, या फिर चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, the police had come before the thief ran, या फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, the patient had died before the doctor came। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है स्ट्रक्चर में कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिर्फ इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा इसमें जिसमें भी चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह के वर्ड यूज होंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में उसका सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। बहुत बार एरर डिटेक्शन में, एरर स्पॉटिंग में इस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं कि आपको हैड दिया होगा और वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म दी होगी, देन यू विल हैव टू करेक्ट इट, बिकॉज अगर हैड आया है, परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो अगर अब मैं इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसी का अगर नेगेटिव होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, तो होगा द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे वर्ब है, वर्ब टेंसेस हैं, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे एक ऐसे काम की बात होती है जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोले कि मैं 3 बजे से पहले आपके घर पहुंच चुका होऊंगा। आप फ्यूचर में किसी के घर पहुंचेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपने बोला कि 3 बजे से पहले आप वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इसमें आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा, आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, विल हैव और शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। विल एंड हैव का यूसेज मैंने आपको पहले भी बताया, आई एंड वी होगा देन यू विल यूज शैल, एंड उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा यू विल यूज विल। इसका अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे कि गीता 3 बजे से पहले अपने गांव पहुंच चुकी होगी, गीता will have reached her village by 3 o'clock। इस तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसमें will have और shall have का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर मैं आई के साथ इसके कोई एग्जाम्पल दूं तो इस तरह से हो सकती है, मैं 5 बजे तक खाना खा चुकी होंगी, I shall have eaten food by 5 o'clock। तो जहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ तो हमने आगे यूज किया shall have, और जहाँ पे आई के अलावा जैसे कि गीता जो सब्जेक्ट था हमने यूज किया, वहां पे हमारा यूज होगा सब्जेक्ट के साथ will have। और याद रखिएगा आई will have और shall have के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बताऊं, जैसे हमने बोला था गीता विल हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा गीता विल नॉट हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock। विल हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा विल गीता हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा विल गीता हैव नॉट रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock, और won't गीता हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन होगी। याद रखिएगा इसके एंड में, हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं इसके एंड में चुका होगा, चुकी होंगी, इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है। ये ऐसे काम की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और एक फ्यूचर में ही एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ये कंप्लीट हो चुके होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो पॉइंट ऑफ टाइम आपको नहीं दिया होगा, बट आप सेंटेंस पढ़ के ये चीज समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर
परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसमें जो यूज होगा, जब आप उसको खुद दिमाग में ट्रांसलेट करेंगे तो वो इस तरह से सेंटेंस होगा कि मैं ये चीज कर चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो एंड में यूज होंगे। तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस आपका शेल हैव और विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आई विल रिपीट, सब्जेक्ट प्लस शेल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। और याद रखिएगा शेल आप आई और वी के साथ ही यूज करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट टेंसेस आते हैं वो आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, और ये ऐसे काम को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि आप बोलें कि मैं ये बुक जो थी वो 1 मंथ से पढ़ती आ रही हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ नाउ। तो ऐसा काम जो आपने पास्ट में शुरू किया लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, जिस सेंटेंस में ऐसे काम की बात हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले आपको फॉर और सिंस का यूसेज जो है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परफेक्ट जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें फॉर और सिंस का यूज होता है। तो क्योंकि ये बताते हैं कि ये काम जो है कब से होता आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज होगा ही होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम फॉर और सिंस का यूसेज जो है वो समझ लेते हैं। फॉर किसी भी सेंटेंस में अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिंस यूज होता है, और अगर आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वहां पे फॉर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हैं कि ये काम 9 बजे से होता आ रहा है तो आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि ये काम कब शुरू हुआ या 9 बजे से शुरू होगा। इस तरह से आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, देन आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम ना बताकर अगर आप पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, जैसे कि 2 घंटे से हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है, 5 सालों से हो रहा है, 10 मिनट से हो रहा है, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहा कब शुरू हुआ था, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि कितने समय से ये चलता आ रहा है, तो वहां पे आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो अगर मैं सिंस की दूं, जैसे मैं बोलूं ये काम मंडे से कर रही हूं, या फिर ये काम जो है 1994 से हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं आपको कि कब ये चीज शुरू हुई थी। या इवनिंग से कर रही हूँ, मॉर्निंग से कर रही हूँ, इन सब को हम पॉइंट ऑफ टाइम में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इन सब के साथ सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1994 इस तरह से इस्तेमाल होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 10 सालों से हो रहा है, तो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, इस तरह से जो है, या फॉर लॉन्ग टाइम, जब पीरियड नहीं बस इतना बताया कि काफी लंबे समय से चल रहा है, तो इन सब के साथ जो है आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूं। जैसे कि मैं बोलूं लड़की सुबह से सो रही है, तो मैं आपको टाइम बता रही हूं, ये टाइम वो कब से सो रही है, सुबह से, दैट मीन्स वो पास्ट में सोई और वो अभी तक सो रही है। तो वो काम जो है वो प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये काम की शुरुआत जो थी वो पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम में हुई थी, और मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा टाइम, वो सुबह से सो रही है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरह से होगा, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं इसी की जगह पीरियड ऑफ टाइम बोलती, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे पहले यानी पास्ट में स्टार्ट किया और वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो इसका होगा राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। जब मैंने पहला सेंटेंस बोला था उसमें मैंने मॉर्निंग यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताया था, और दूसरे सेंटेंस में मैंने आपको 2 आवर्स यानी पीरियड ऑफ टाइम बताया है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद आपका हैज बीन या हैव बीन आता है,
देन वर्ब के साथ ing, देन आपका ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर का यूसेज, एंड देन आप अपना टाइम बताते हैं, वो टाइम, ये चीज जो है वो कब से शुरू हुई है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट होगा या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाएंगे, हैज बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन उसके साथ ऐड होगा ing, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन आपका टाइम। और अगर आपका जो वो सब्जेक्ट है वो यू, वी, दे, आई और प्लूरल नाउन है तो आप हैव बीन यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन योर टाइम। इसकी जो एग्जाम्पल्स दी थी मैं उसको कन्वर्ट करके बताती हूँ। जैसे मैंने बोला राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो होगा राम हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे हैज राम बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो होगा हैज राम नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। इसी का अगर मैं आपको एक प्लूरल का सेंटेंस का एग्जाम्पल देती हूं, जैसे हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। इसी का नेगेटिव होगा वी हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा हैव वी बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा हैव वी नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन होती है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे काम की बात होगी जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। याद रखिएगा पास्ट में चला, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चला और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो खत्म हो गया, पास्ट में ही वो चीज खत्म हो चुकी है। जैसे कि मैं बोलूं वह मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। तो वो 5 घंटे से मेरा वेट कर रहे थे और अब वो चीज खत्म हो चुकी है। तो ये चीज थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यूअस रही। या फिर वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही हैं, या फिर आप अगर सिंस का यूज करना चाहते हैं वे औरतें 10 बजे से कपड़े धो रही हैं। Those women had been washing their clothes since 10 o'clock। यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया। इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing, देन ऑब्जेक्ट एंड देन योर सिंस और फॉर एंड देन योर टाइम। इसमें भी आपको प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं देखना है, बस इसमें हैड बीन का यूसेज होगा। और अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये चीज, कोई चीज हो रही होगी और एक टाइम पीरियड से होती आ रही होगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम से ये चीज खत्म हो चुकी होगी। इसके अगर सेंटेंसेस का मैं आपको बोलूं, जैसे मैं बोलूं वह 2 दिन से पढ़ रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 days। इसी का नेगेटिव होगा शी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। इसका इंटेरोगेटिव होगा हैड शी बीन रीडिंग फॉर 2 days, एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा हैड शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। इस तरह से इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। या फिर कोई और एग्जाम्पल देके मैं इसकी डिफरेंट सेंटेंसेस अगर मैं बताऊं तो वो होंगे, तुम शाम से आम खा रहे थे। यू हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। इसी का नेगेटिव होगा यू हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। और इसी का इंटेरोगेटिव होगा हैड यू नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। इस टेंस को मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि तुम 2007 से स्कूल में पढ़ रहे थे।
यानी कि 2007 में ये काम शुरू हुआ और ये काम अब खत्म हो चुका है, वो स्कूल में अब नहीं पढ़ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2007। इसका नेगेटिव ट्रांसलेशन होगा, अगर मैं पहले हिंदी में बात करूं, तुम 2007 से स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, तो ट्रांसलेशन होगा यू हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2007। इसका इंटेरोगेटिव होगा क्या तुम 2007 से स्कूल में पढ़ रहे थे? Had you been studying in this school since 2007? And इसका interrogative negative होगा Had you not been studying in this school since 2007? तो ये है present perfect continuous tense। तो याद रखें इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद had been होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन योर ऑब्जेक्ट एंड देन since और for और आपका टाइम। तो ये उन सेंटेंसेस में उस काम की बात होती है जो पास्ट में शुरू हुआ, कुछ देर कॉन्टिन्यूअस रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो अब लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई ऐसे काम के बारे में बताया जाता है जो फ्यूचर में होगा और वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा फ्यूचर में, एंड वो कब खत्म होगा वो चीज भी वहां पे बताई जाती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कब खत्म होगा ये नहीं बताया जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बताया जाता है कि ये जो काम है ये कब खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, दर्जी 2 महीने से मेरी वर्दी सिल रहा होगा। द टेलर विल हैव बीन स्टिचिंग माई यूनिफॉर्म फॉर 2 months। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब एंड देन ing, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। विल एंड शैल का यूज मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें होगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसमें आप ing ऐड करेंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका सिंस और फॉर, और उसके बाद आप अपना टाइम लिख देंगे। बच्चे नदी में सुबह से नहा रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन बेदिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। इसी का नेगेटिव होगा चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन बेदिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा will children have not been bathing in the river since morning, and interrogative sentence होगा will children have been bathing in the river since morning। तो इस तरह से इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे जो टेंसेस हैं वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आए हो। अगर आपको कहीं पे भी इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके कुछ ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको टेंसेस नहीं आएंगे। और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हर एक टेंस की फॉर्म के सेंटेंसेस एटलीस्ट 10 to 15 और 20 सेंटेंसेस जो हैं वो आप हर एक टाइप के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें एंड इसको प्रैक्टिस करते जाएं। आप चाहें तो आप हमें उसकी जो फोटो है जो प्रैक्टिस की उसकी जो स्नैप है वो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। वी विल चेक कि वो करेक्ट है या नहीं, एंड इस तरह से इसको प्रैक्टिस करें फॉर अ वीक। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें सो दैट आपको टेंसेज आ जाए और आप आगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वगैरह कर सकें और एरर स्पॉटिंग भी कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।